Good evening, all the viewers, and welcome to all the viewers. आप सभी श्रोताओं का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज का लेक्चर है विभिन्न प्रकार का विशिष्ट प्रश्न है। उसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर का भी है और कुछ एडवोकेट्स का है, कुछ जनरल पब्लिक का है। तो सबसे पहले तो एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनका प्रश्न लेते हैं, जिन्होंने कानून के टेक्निकलिटी के बारे में जानने के लिए पूछा है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय से संबंधित पारित आदेश की जानकारी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन के लागू होने के उपरांत कृषि संबंधित भूमि अथवा ऐसी भूमि जो बीटी एक्ट 1885 की परिधि के अंतर्गत आता हो में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये प्रश्न तो नहीं उठता है, लेकिन क्यों ऐसा इन्होंने प्रश्न किया है। और जहाँ तक हमको याद है, इसके पहले टेलीफोन से बात हुई थी तो हमने बताया था कि एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और रेफरेंस खोजने के लिए कहा था। वो परहैप्स पंजाब हाई कोर्ट से वो राइज करता था मैटर, पटना हाई कोर्ट का कोई मैटर नहीं है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 4, जिसका ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो वो बीटी एक्ट के प्रावधान पर या जो भी लोकल एक्ट के प्रावधान है उसको ओवरराइड करता है। लॉ ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर कोई एक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट एक्ट, और बाद में सेंट्रल एक्ट बनता है और प्रेसिडेंट का एसेट मिल जाता है, तो वो जो सेंट्रल एक्ट उस पर प्रिवेल करता है। नॉर्मली अगर किसी एक ही टॉपिक पर जो टॉपिक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक होता है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट मैटर पर जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लोकल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, बन गया और उसको एसेंट प्रेसिडेंट से मिल गया, तो वो प्रिवेल करेगा सेंट्रल एक्ट के ऊपर। अगर उसी में सेंट्रल एक्ट में कोई प्रावधान है, उसी तरह का प्रावधान है, तो उस पर प्रिवेल करेगा। दोनों में अगर कंट्राडिक्शन है तो सेंट्रल एक्ट के ऊपर लोकल एक्ट के ऊपर। ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन से और जनरल क्लाउजेज एक्ट के प्रावधान पढ़ने से समझ में आता है, और इस पर जजमेंट भी है। दूसरा, अगर वो स्टेट का ही सब्जेक्ट है तो स्टेट के सब्जेक्ट में अगर कोई कानून बना हुआ है और स्टेट के सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, तो वो स्टेट एक्ट सेंट्रल एक्ट पर प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है और उसने पार्लियामेंट में कानून बनाया, और वो कानून जो, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और 2005 में जो अमेंडमेंट आया वो भी पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। और यहाँ पर लोकल एक्ट, बीटी एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट सब पहले से है, लागू है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले ओल्ड हिंदू लॉ में भी लड़कियों को हिस्सा मिलता था प्रॉपर्टी राइट में, तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं था। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से और बिहार टेनेंसी एक्ट के हिसाब से जो वारिस है सब वारिस को हिस्सा मिलता था। तो सेक्शन 4 इसीलिए बना दिया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो सेक्शन से ही सब क्लियर हो जाता है कि जो प्रावधान बना है लड़कियों के लिए अमेंडमेंट के बाद लड़कों के बराबर हिस्सा होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो खेती की जमीन हो या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो, सभी जमीन में लड़कियों को लड़के के बराबर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो वारिस के रूप में आ गए हैं और उनको प्रोपोर्शनल्स के रूप में बाई वर्ष मान लिया गया है, इक्वल टू द सन। तो सन का जितना शेयर होता है वो लड़कियों का भी, डॉटर्स का भी उतना ही शेयर होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें स्पेसिफिक कोई जजमेंट पटना हाई कोर्ट का अभी हमारे नज़र में नहीं है,
हो सकता है हो, क्योंकि ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेटल कर दिया है। वो उसके बाद पटना हाई कोर्ट का देखने का जरूरत नहीं है। और रेफरेंस हमारे पास अभी नहीं है, और कहीं पर हम नोट किए थे लेकिन नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा तो हम बाद में दे देंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि 1-2 साल पहले का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे ख्याल से 22 से लेकर के 24 तक के, या 22, 23, 24, यही 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम जो जजमेंट को पढ़े वो पंजाब हाई कोर्ट से राइज करता है, पंजाब हाई कोर्ट का मैटर है। अब वो किस संदर्भ में आया था, लेकिन उसमें ये प्रावधान है कि इसका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का अमेंडमेंट आ गया, तो उसके बाद भी इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा लोकल एक्ट के ऊपर, बीटी एक्ट या लैंड रिफॉर्म एक्ट जो भी। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यही है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है अगर वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे, हम उनका नाम लेना उचित नहीं समझे। वो सबॉर्डिनेट जज हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहीं पर हैं। तो इन्होंने पता नहीं क्यों इनको डाउट हुआ था, हालांकि एक बार हमने इनको बता दिया था। और बाद में लिखते हैं एनी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। उसका जवाब है कि अभी एट द टाइम हमारे पास कोई हाई कोर्ट का जजमेंट इस पर नहीं है, हमारे मेमोरी में नहीं है अभी, और हमको नहीं मौका मिला है देखने का हाई कोर्ट का जजमेंट इस पॉइंट पर, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर। लेकिन पुराना जजमेंट तो है कि लड़कियों को राइट है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के पहले का भी जजमेंट है कि एग्रीकल्चर लैंड में सबको राइट है। तो वो एक्ट आने के बाद और अमेंडमेंट आने के बाद बदलने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। तो ऐसा डाउट क्यों हुआ, ऐसा कौन सा प्रावधान है, वो क्लियर अगर आप लिख करके भेजिएगा, जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है अगर क्लियर लिख कर भेजिए किस संदर्भ में, ऐसा क्यों उनको डाउट है कि पहले मिलता नहीं था और अब मिलता है, कौन सा प्रावधान देखें, कौन सा सेक्शन देखें, या कौन सा जजमेंट देखें। अगर वो लिखेंगे तब उसके कंटेक्स्ट में हम और सटीक जवाब दे सकते हैं या खोज करके बता सकते हैं। तो उनका प्रश्न लास्ट में ही एनी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड मुस्लिम एडवाइनिंग रैयत कैन क्लेम प्रियम्पशन फॉर बोथ। दूसरा सवाल है मुस्लिम एडवाइनिंग रैयत कैन क्लेम प्रियम्पशन फॉर बोथ मैटर्स, आंसर इज एस। अच्छा, ये उन्होंने व्हाट्सएप पर पूछा था कि एडजॉइनिंग रैयत अगर मुसलमान है तो वो प्रियम्पशन क्लेम कर सकता है कि नहीं। मुस्लिम एडजॉइनिंग रैयत कैन क्लेम प्रियम्पशन। तो हमने नीचे में व्हाट्सएप में उनको रिप्लाई दे दिया था। पहला सवाल था हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला, दूसरा था वो प्रियम्पशन वाला मोहम्मदन लॉ का। तो इस पर हमने दोनों का आंसर शॉर्ट में दे दिया कि एस, यानी कि दोनों में हो सकता है। बाद में उन्होंने लिखा ही इज नॉट ए कोसेरर। ठीक है, तो अब उसका कोसेरर नहीं है तो उस पर हमने बता भी दिया था, पता नहीं प्रियम्पशन के ऊपर मेरा एक खास लेक्चर है और उसमें जो कहाँ कहाँ प्रियम्पशन का कानून है और उस सब के बारे में बताएं और लेटेस्ट केस लॉ के बारे में भी बताएं। तो अगर आपको मौका नहीं मिला है तो देख लीजिए वो लेक्चर, प्ले लिस्ट में जाइए आप प्रियम्पशन के ऊपर देख लीजिए। अभी सरसरी तौर पर हम इतना बता सकते हैं कि मोहम्मदन लॉ में वो पर्सनल लॉ है, तो उसका एक अलग कानून है कि पर्सनल लॉ है जो जनरल लॉ पर प्रिवेल करता है। तो प्रियम्पशन का प्रावधान हमारे यहाँ सेक्शन 16 बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको लैंड रिफॉर्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961 में पहली बार प्रावधान बनाया गया। और इंडिया में कई स्टेट में अलग अलग लॉ प्रियम्पशन, पंजाब में और महाराष्ट्र में कई तरह के, और यूपी में, वो सब प्रियम्पशन का कानून अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग का बना हुआ। और ये प्रियम्पशन का कानून बनाया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी सेक्शन 22 में बनाया गया। तो वो भी उसका अलग प्रावधान है। उसके पहले पुराना एक्ट है पार्टीशन एक्ट, उसमें भी सेक्शन 4 में प्रियम्पशन का है, लेकिन वो है ड्वेलिंग हाउस के थ्रू। ये सब बारे में हम बताए हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्या और कब कहाँ होगा। तो अभी किस कंटेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, अगर कोई मोहम्मदन है
और दूसरा व्यक्ति बेचने वाला भी मोहम्मडन है और बगल का रैयत है, तो प्रियम्पशन का केस करेगा तो केस चलेगा कि नहीं चलेगा, और केस कहाँ करेगा, कैसे करेगा। तो लैंड सीलिंग एक्ट में जो सेक्शन 16 में प्रियम्पशन होता था, वो हिंदू और मोहम्मडन में कोई फर्क नहीं करता था। एडजॉइनिंग रैयत को, यानी कि अरिया रैयत बोलते हैं, जो बाउंड्री रैयत है, उसको हक सफा का अधिकार था। इसको पूर्व क्रय अधिकार हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में हक सफा, अंग्रेजी में प्रियम्पशन। और हिंदू को भी था, मुसलमान को भी था। तो सेक्शन 16 के हिसाब से उसमें एडजॉइनिंग रैयत या को शेयर, जो हिस्सेदार पट्टीदार है, उसको भी अधिकार था। अगर दो भाई है, एक भाई ने अपना जमीन बेचा, अपने हिस्से का बाहरी आदमी को बेच दिया, भाई को नहीं बेचा, तो जो भाई है वो एज ए को शेयर, वो प्रियम्पशन का दरखास्त दे सकता था। तो प्रियम्पशन का दरखास्त देने के लिए हकसफा का केस DCLR को पावर दिया गया था। उस लैंड सीलिंग एक्ट में, रूल्स में उसका फॉर्म वगैरह बना हुआ है, नियम बना हुआ है, तरीका बना हुआ है। लेकिन उसी एक्ट में, लैंड सीलिंग एक्ट में सेक्शन 43 है, वो पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मदन लॉ में अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो जुडिक्शन बार करता है, प्रियम्पशन का जुडिक्शन बार करता है, सेक्शन 43 में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से सेक्शन 43 में उसको जाना चाहिए। सेक्शन 43 में अगर वो अप्लाई करता है तो अच्छा, बीच में कोई क्लाइंट आ गए थे, इसलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस सवाल का डिटेल अभी हम और नहीं देना चाहते हैं जवाब, क्योंकि ये मैटर सेटल्ड है ऑलरेडी। प्रियम्पशन का मोहम्मदन लॉ में जो प्रावधान है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, खास करके एडजॉइनिंग रैयत के लिए। उस वक्त पुराना केस है, भाऊ राव जजमेंट है, और संत राम का जजमेंट है, 65 का, 66 का, और कई जजमेंट है। और 2013 में PLJR में जस्टिस वी नाथ का एक जजमेंट है, रिपोर्टेड 2013 में, वो भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करता है, और कहता है कि एडजॉइनिंग रैयत जो है, उसको अब हक सफा का अधिकार मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत नहीं है। तो सिर्फ एडजॉइनिंग रैयत, जिसको बोलते हैं कि अरिया या बाउंड्री, उसको वहाँ पर मोहम्मदन लॉ में कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, हम लोग उसको ऐसे एडजॉइनिंग रैयत कहते हैं, लेकिन मोहम्मदन लॉ में कोई वर्ड दूसरा है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वीसीनेज, अंग्रेजी में वीसीनेज। वीसीनेज माने हमारा बगल में है, सटा हुआ, उसमें कुछ सर्टेन अदर कंडीशन है, वो लॉ ऑफ वीसीनेज। और जो एडजॉइनिंग है, उसमें एडजॉइनिंग रैयत का जो कंसेप्ट है सीलिंग एक्ट में, और वीसीनेज वाला थोड़ा सा फर्क है, बहुत डिटेल में जाने के लिए तो आज वो टॉपिक है नहीं, इसलिए उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे।
अगर आप प्रियम्पशन का लेक्चर सुन लिए हैं और वो लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो स्पेसिफिक और डायरेक्ट केस पूछिए। अगर सिर्फ केस लॉ जानना है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में केस लॉ आपको बता देंगे, और नेक्स्ट केस लॉ में लेक्चर बता देंगे, लेक्चर में केस लॉ बता देंगे, और उसी में आपको सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी जो हम लॉ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा जो ओपिनियन है वो यही है कि मोहम्मडन लॉ में सूट फाइल होता है प्रियम्पशन का, सीलिंग एक्ट में पिटीशन फाइल होता है, फॉर्म LC-13 में वो DCLR क्या होता है। लेकिन वो भी अब अमेंडमेंट हो गया, बिहार में अमेंडमेंट हो गया एक्ट में, बिहार गवर्नमेंट में उसमें अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट से वो डिलीट हो गया। तो बहुत सारा मुकदमा अभी हाई कोर्ट में रिट या अदर जुडिक्शन में पेंडिंग है, जहाँ जहाँ पेंडिंग है अपील डिवीजन DLT में, वो सब अवेट कर गया क्योंकि सेक्शन डिलीट हो गया। और डिलीट होने के वजह से वो अवेट कर गया, डिलीट होने के वजह से अवेट कर गया, और अवेट करने के वजह से अब सब मुकदमा डिसमिस हो रहा है। अब नया मुकदमा फाइल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन किस कंटेक्स्ट में आप पूछना चाहते हैं, आपके यहाँ कोई मुकदमा उस तरह का है या कोई व्यक्ति फाइल करना चाहता है या क्या है, ये संदर्भ भी क्लियर नहीं है। तो अगर जनरल टर्म में लॉ जानना चाहते हैं तो जनरल टर्म में हम जवाब दे रहे हैं, और जनरल टर्म में जवाब यही है कि आज के तारीख में लॉ ऑफ विसिनेज जो है मोहम्मदन लॉ में, जिसको हम एडजॉइनिंग रैयत कहते हैं, उसके हिसाब से एक मोहम्मदन दूसरा मोहम्मदन के द्वारा बेचे गए कोई जमीन के बारे में कोई भी सूट फॉर प्रियम्पशन नहीं ला सकता, मेंटेन वो नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, लेकिन अगर को शेयरर है, ये को ओनर है, वहाँ को शेयरर का कंसेप्ट नहीं है मोहम्मदन नाम में, को ओनर है तो को ओनर को राइट टू सेव्ड है, वो बच गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो इसी पर वो है मोहम्मदन लॉ में, तो हमने आंसर शॉर्ट में दे दिया है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अभिमन्यु चौरसिया जिला वैशाली से। अभिमन्यु चौरसिया वैशाली से, इनका बहुत लंबा चौड़ा है, इनका पढ़ना पड़ेगा। अभिमन्यु चौरसिया जिला वैशाली, प्रखंड जंदाहा, पेशा किसानी। सर, अपने आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए थे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, मेरा एक जमीन है जिसका खेसरा नंबर 2626 है। हमसे पूरब वाले किसान ने नापी कराई तो 20 कड़ी जमीन हमारे खेत में निकल गया, और मेरा जमीन पश्चिम वाले किसान के खेत में 20 कड़ी निकल गया। लेकिन पश्चिम वाले किसान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि रिविजनल सर्वे में गलती हुई है, परंतु पूरब वाले किसान से हमारे खेत में 30 कड़ी बढ़ के जबरन जोताबाद कर लिया, ये कहते हुए कि आपका जमीन पश्चिम की ओर जा रही है। अगर पश्चिम की एरिया को RS सर्वे गलती हुई है तो टाइटल सूट में जाएं। पहला इनका प्रश्न है कि हमको टाइटल सूट में जाना चाहिए। तो देखिए, यहीं पर आपका जवाब दे देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जो जमीन है, प्लॉट है, खेती की जमीन है, तो चारों तरफ आरी से घिरा हुआ रहता है, और उसका नापी सर्वे नक्शा के हिसाब से होता है। सर्वे नक्शा में उतरे दक्षिण पूर्व पश्चिम जितना लंबाई चौड़ाई है उतना सरजमीन पर रहना चाहिए। अगर उतना सरजमीन पर नहीं है, तब इसका मतलब है कि बगल वाले रैयत ने आरी को काट करके आगे पीछे घसका दिया है, और आपका जमीन का सीधा सीधी ये अतिक्रमण का मामला होता है, ये अतिक्रमण का केस। तो अगर ऐसा बीमारी हो गया तो क्या होगा, अतिक्रमण हो गया तो क्या होगा, तो यहीं पर आपका प्रश्न रुकता है। पश्चिम की एरिया RS सर्वे गलती है तो टाइटल सूट में जा सकते हैं। तो टाइटल सूट में जाने का सवाल है किस लिए जाइएगा कि हमारा सर्वे में खतियान में 1 कट्ठा है या 10 कट्ठा है या 1 बीघा है, अमुक प्लॉट नंबर 535 मान लीजिए प्लॉट है, जो भी प्लॉट नंबर है, और उसका एरिया इतना है। लेकिन अभी हमारा एरिया इतना कम है और हमको
नाप करके अगर प्राइवेटली आप अपने अमीन से या सर्वे नोइंग अधिवक्ता से नपा के पता कर लेते हैं कि पूरब वाला पश्चिम वाला किधर वाला व्यक्ति आपके ज़मीन में बढ़ा है, तब तो स्पेसिफिक पार्टी बना करके उसको केस कर सकते हैं। और नहीं तो अगर पता नहीं कि कौन तरफ बढ़ा है तो चारों तरफ वाले रैयत को आप पार्टी बना के केस कर सकते हैं। और अतिक्रमण अगर पता चल जाता है पहले ही कि कौन पार्टी कौन व्यक्ति किधर वाला जो अरिया रैयत है, वो कौन सा अरिया रैयत उत्तरवारी दक्षिणवारी पछियारी पूर्वारी जो भी है, तो ये स्पेसिफिक केस होगा कि हमारा ज़मीन का इतना फीट बाई इतना फीट, इतना कड़ी बाई इतना कड़ी वो ज़मीन अतिक्रमण करके अपने ज़मीन में मिला लिया है, उसको अतिक्रमण को विमुक्त करा दिया जाए और सर्वे अधिवक्ता बहाल करके नापी करा के हमको कब्जा दखल दिला दिया जाए। तो ये सिविल कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। टाइटल सूट में दर्ज होता है, इसको बोलते हैं सूट फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण हटाने के लिए मुकदमा। दूसरा, अगर आपको ये पता नहीं किसने कौन ने पूर्व पश्चिम वाले किसने दबाया है कितना दबाया है, तब आप डिमार्केशन सूट कर सकते हैं। टाइटल के ही तरह दर्ज होता है, उसमें फिर कोर्ट से सर्वे जानकार अधिवक्ता जाएंगे और वो जमीन पर नापेंगे और डिमार्केट कर देंगे कि आपका प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है, और पिलर गाड़ करके चिन्ह दे देंगे। और उसी पर अगर आप बेकब्जा पाए जाइएगा तो आपको कब्जा दखल दे देगा कोर्ट, या कन्फर्म कर देगा। तो ये सिविल कोर्ट में दो तरह से मुकदमा हो सकता है। एक हो सकता है इंक्रोचमेंट का, जब पता हो कि इतना फीट बाई इतना फीट या इतना दूर या इतना कट्ठा हमारा जमीन अतिक्रमित कर लिया है, तब वो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने का केस होगा। उसका वकील उसी हिसाब से बनाएंगे। और अगर वो आपका पता नहीं चल रहा है कि पूरा पश्चिम वाले जैसा आप अभी कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप टाइटल सूट अगर करेंगे तो टाइटल सूट में आपको दोनों पार्टी को बनाना होगा, या चारों तरफ जो रैयत है उसको पार्टी बनाना होगा, और सीधे कहना होगा कि हमारा जितना प्लॉट नंबर इतना है और प्लॉट नंबर का खतियान में इतना अराजी है, और नक्शा के हिसाब से इतना अराजी है, उत्तरी दक्षिण इतना लंबा, पूर्व पश्चिम इतना चौड़ा है। तो नक्शा के हिसाब से हमारा ज़मीन को ज़मीन पर नपवा करके और उसका पिलर फिक्स करवा दिया जाए, डिमार्केट करवा दिया। तो पहला सवाल है कि टाइटल हो सकता है कि नहीं, तो टाइटल हो सकता है, और टाइटल सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन टाइटल में थोड़ा समय लगता है, खर्चा भी लगता है। अगर किसी कारणवश आप टाइटल नहीं जाना चाहते हैं, तो दूसरा उपाय है कि आप अंचल अधिकारी के यहाँ वह सरकारी अंचल जमीन का पैसा जमा करके और वहाँ पर आप ज़मीन का डिमार्केशन करवा सकते हैं। जो डिमार्केशन के लिए आप कोर्ट में जाना चाहते हैं टाइटल में, वो सीओ को भी नापी करने का पावर है। सीओ नापी कर देगा और नापी करके पिलर दे देगा, उससे पता चल जाएगा सभी रैयत का आँख खुल जाएगा कौन किसका कितना दबाए हुए। अगर उसके बाद आपका नापी से अमीन नाप दिया और पिलर दे दिया, उससे पता चल गया और अपने अपने प्लॉट पर लोग आ गए, तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। 2-3 हज़ार रुपया आजकल सरकारी रेट हो गया है। वहाँ पर अंचल ऑफिस में जाइएगा तो बता देगा, हम सही नहीं बता रहे हैं, अंदाज से बता रहे हैं। लोग जैसा कि बोलते हैं 2,000-3,000 या 3,500 के आसपास वहाँ जमा करना पड़ता है। तो उतना रुपया जमा कीजिएगा, अमीन को आदेश हो जाएगा। उसका नापी का बाद केस नंबर आप एप्लीकेशन दीजिएगा, उसमें खाता प्लॉट वगैरह दीजिएगा, ये सब दीजिएगा। और कौन व्यक्ति है जो आपका दावे हुए है उसका नाम भी दे दीजिएगा। तो आपका केस नंबर वो दे करके, नापी केस नंबर सीमांकन उसको बोलता है, सीमांकन केस करके वो दर्ज कर लेगा सीओ, और विपक्षी पार्टी जो होगा उसको नोटिस देगा और अमीन को भेज के नापी करा देगा। अगर नापी से आपका काम चल जाएगा, वो ज़्यादा विरोध नहीं किया, अपने अपने जगह पर लोग आ गया, तब तो आपका काम बहुत आसानी से हो गया, कम समय में ही हो जाएगा, कम पैसा। अगर उससे नहीं होता है तो डीसीएलआर को भी अभी नया पावर दिया गया है बीटी एक्ट में। तब कोई वकील के पास जाइएगा तो डीसीआर में जो बीटी एक्ट को पावर दिया गया है उसमें वो आपको कब्जा दखल भी दिला सकता है, और सारा उसको अधिकार है। तो डीसीएलआर के यहाँ भी दे सकते हैं। डीसीएलआर के यहाँ 2 कानून आ गया है, तो दो में से दोनों कानून लगा करके जो वकील साहब समझेंगे उसके हिसाब से आपको डीसीएलआर के हाथ से भी निर्णय मिल सकता है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, या सीओ के यहाँ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं सीमांकन का, या उसी तरह का सीमांकन का एप्लीकेशन डीसीएलआर के यहाँ दे सकते हैं। डीसीएलआर को थोड़ा ज़्यादा पावर है सीओ। अब आगे आप लिखते हैं
सर 5 साल नापी किए हो गया, पश्चिम पक्ष नहीं टाइटिल में गया, नहीं मेरी जमीन छोड़ी। अब कहता है विशेष सर्वेक्षण के बाद देखा जाएगा। सर मेरा जमीन 16 धूर कम हो गई है, क्या करें, कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अगर 16 धूर जमीन कम हो गया तो स्पेशल सर्वे आएगा। स्पेशल सर्वे के समय वो सुधार कर सकता है उसको, लेकिन वहाँ कोई जरूरी नहीं वो कहेगा कि हम इतने दिन से कब्जा में हैं, वहाँ विवाद हो जाएगा तो कहेगा ये विवाद का मामला है, न्यायालय से सुलझाइए। इसलिए सर्वे तक इंतजार नहीं कीजिए। अगर आप 16 धूर जमीन लेना चाहते हैं, अगर जो नापी के हिसाब से आप कंफर्म है कि 16 धूर आपका जमीन उसने ले लिया है, तो टाइटल सूट फाइल करके इंक्रोचमेंट 16 धूर का हटाइए। उसी हिसाब से आप टाइटल में जाइए, और नहीं तो डिमार्केशन सूट में जाइए। अगर आप सीमांकन का सिंपल बात लेते हैं तो 5 वर्ष होने के बाद भी सीमांकन हो सकता है, अभी कोई दिक्कत। ज़्यादा दिन कीजिएगा तो टाइटल सूट में आपको दिक्कत हो। ज़्यादा पुराना हो जाने से उसमें नहीं लिखेगा 6 बरस से वो कर लिया है, तो समय नहीं दीजिएगा कितना दिन से वो कब्जा कर लिया है, तो ठीक रहेगा। जैसा वकील साहब बताएंगे उस हिसाब से आप प्लेंट में लिखिएगा। तो हमारे हिसाब से आप पहले सीमांकन में चले जाइए तो ज़्यादा आसान है। अगर सीमांकन से नहीं होता है तो उसके बाद फिर टाइटल भी हो सकता है, या तो आप सीधे टाइटल जाइए। अगर आप सक्षम है टाइटल में जाके कुछ खर्चा परेशानी बढ़ेगा, समय थोड़ा लगेगा, तो आपका ज़मीन वापस मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं। उसके बाद का प्रश्न है विकास एडवोकेट मुजफ्फरपुर। ये भी बहुत कम्प्लेक्स प्रश्न लिखते रहते हैं विकास एडवोकेट। अब विकास जी का प्रश्न पढ़ते हैं। सर, आप पूर्व के वीडियो में यह बताए थे कि विवाह के अवसर पर लड़की वाले ने अपने लड़की व लड़का को जो भी उपहार दिया था वह विवाह भंग हो जाने के कारण लड़का पक्ष के द्वारा उक्त कीमती उपहार नहीं लौटाने पर लड़की पक्ष के द्वारा रिकवरी सूट दायर किया जा सकता है। तो सर इसमें मेरा प्रश्न यह है कि मामले में रिकवरी सूट का प्रावधान किस कानून में दी गई है, क्योंकि सीपीसी के धारा 16 के 6 में जंगम संपत्ति को रिकवरी से संबंधित प्रावधान तो है, लेकिन उसमें उल्लेखित है करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति के प्रतिधरण के लिए। तो सर उक्त मामला इस उपखंड के अंतर्गत आएगा या नहीं, या किसी दूसरा कानून के अंतर्गत आएगा। आप हिंदी वाला जो लिखे हैं इतना हिंदी विशुद्ध हिंदी हिंदी की किताब से पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाला से लिखते हैं ठीक है। और दूसरा आगे फिर लिखते हैं सीपीसी के धारा 16 के उपखंड 6 में उल्लेखित शब्द करस्थम या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति का क्या अर्थ है। तो अगर आप इंग्लिश वाला उसका वर्षन पढ़ते हैं, ऐसी किताब है जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों है तो ठीक है, पढ़िए। उसका मतलब होता है अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट हो, किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी अटैच में हो, उसके रिकवरी का हो, तो उसके लिए। तो आप सबसे पहले ही जान लीजिए, वकील हैं इसलिए वकील के तरह आप सोचिए और समझिए और पढ़िए। और सीपीसी का आपको जानकारी नहीं पूरा है, इसलिए आप सीपीसी पर मेरा लेक्चर करीब 27 लेक्चर है टोटल सीपीसी के ऊपर, जो बिहार जुडिशियल एकेडमी में हम लगातार 1 साल तक पढ़ाए हैं, बहुत दिन पहले की बात है। वो सब लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेक्चर सीरीज इन जुडिशियल एकेडमी करके हेड में प्ले लिस्ट में जाइए, और उसमें मिलेगा सीपीसी इन 3 पार्ट्स या सीपीसी क्रोनोलॉजिकली या कुछ इस तरह से हेडिंग मिलेगा। हर एक टॉपिक पर हर एक चैप्टर पर अलग अलग लेक्चर मिलेगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझाने के लिए बता देते हैं, ये वकील आप है तो समझिए। सीपीसी जो कहता है वो कहता है सूट ऑफ सिविल नेचर।
तो वैसा मुकदमा जो सिविल नेचर को, यानी जिसमें अपराध से संबंधित कोई बातें हो, आपराधिक घटना नहीं हुई हो, अपराध के लिए कोई सजा की बात नहीं हो, आपराधिक प्रक्रिया की मुकदमा नहीं हो, तो वो सब सिविल सूट कहलाता है। तो उसको सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर कोर्ट को पावर है कि जितना भी सिविल नेचर का सूट है वो सिविल कोर्ट में होगा। तो सेक्शन 9 देखना चाहिए, जितना सूट होता है सभी सेक्शन 9 में ही होता है। सेक्शन 16 में सूट नहीं होता है, ये आप गलत समझे। आपको जो सेक्शन 16 कहाँ से शुरू होता है, 16 के पहले सेक्शन 15 है, और वन कहाँ अंत जाके कहाँ होता है, 20, 21, 22 में होता है। वो एक अलग चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है 15 सेक्शन के पहले प्लेस ऑफ सुइंग। तो कौन सा मुकदमा किस प्लेस में कहाँ फाइल करेंगे। जैसे आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो आपको केस फाइल करना है, तो आपका मुकदमा मुजफ्फरपुर कोर्ट में होगा तो मुजफ्फरपुर में फाइल कीजिएगा। अगर मुजफ्फरपुर में कोर्ट में होने लायक नहीं हो, पटना में होने लायक है तो पटना में फाइल कीजिएगा। अगर दिल्ली में होने लायक है तो दिल्ली में फाइल कीजिएगा। तो ये कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन मुकदमा कैसे होता है, उसके लिए दिया हुआ है। फिर दूसरा है कि सब जज में कीजिएगा कि मुंसिफ में कीजिएगा, तो उसको पिकुनरी जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से ही सामना है, इसीलिए प्लेस ऑफ स्विंग। और इस पर हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। पिकुनरी जुरिडिक्शन में हर एक मुंसिफ का पिकुनरी जुरिडिक्शन दिया हुआ है और सब जज का पिकुनरी जुरिडिक्शन दिया हुआ है। मुंसिफ का पिकुनरी जुरिडिक्शन आज के तारीख में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन कहलाता है उसका 1,50,000 है। उसी तरह से सब जज का उसके ऊपर अनलिमिटेड है, सब जज का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है। तो अगर 1,50,000 तक का कोई मुकदमा होगा, टाइटल सूट किसी भी तरह का सिविल नेचर होगा, तो वो मुंसिफ कोर्ट में होगा। उससे ज़्यादा का होगा तो सब जज क्या होगा। तो ये हो गया सेक्शन 15 के हिसाब से। सेक्शन 15 कहता है कि एवरी सूट शैल बी इश्यूटेड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो लोएस्ट ग्रेड का मतलब पिकुनरी सेंस में। लेकिन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट बताता है, जिसको सिविल कोर्ट एक्ट बताते हैं। तो किसका उसी हिसाब से नोटिफिकेशन होता है जब बहाली होता है, तो किस क्षेत्र का कौन मुंसिफ रहेगा, किस क्षेत्र का कौन सब जज रहेगा, तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, तो उसके अंतर्गत आता है। तब जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपको जमीन बंटवारा का मुकदमा करना, अब बंटवारा का मुकदमा आपका जिस थाना में है वो थाना सब जज के जुरिडिक्शन में पड़ता है। मुजफ्फरपुर पूर्वी या पश्चिमी दो सब जज वहाँ है। तो जिस थाना के अंतर्गत में है, जिस सब जज के अंतर्गत में वो बंटवारा का जमीन पड़ता है, तो उसी के अंतर्गत केस होगा, उसके लिए वो दिया हुआ है। तो सेक्शन 16 दिया हुआ इमेबल प्रॉपर्टी, वो कहाँ कहाँ है, जहाँ सिचुएटेड है उसके हिसाब से तय किया जाएगा। और आगे अलग अलग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है तो उसके लिए अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न था उपहार से संबंधित, वो सेक्शन 16 में कवर नहीं है। सेक्शन 15 में उस तरह का मामला तो होता ही नहीं है, और उस तरह का मामला पहले होता ही नहीं था। और ये सीपीसी तो जिस समय का बना हुआ उस समय ये सब चीज़ तो प्रचलन में था ही नहीं था। तो कैसे वो कोई बनाता उस समय कि भविष्य में ऐसा कानून बनेगा, दहेज होगा, दहेज में झगड़ा होगा और उसमें बाद में वापसी के लिए केस करना पड़ेगा, ये सब तो वो प्रावधान नहीं है। लेकिन सीपीसी के अंतर्गत इसलिए आता है कि वो सिविल नेचर का क्लेम है, तो सेक्शन 9 से वो कॉग्निजेबल है और सेक्शन 9 के अंतर्गत होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कि उसका प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ होगा। तो चूंकि चल संपत्ति है, तो जहाँ पर रखा हुआ है, जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा हुआ है, मानिए जो व्यक्ति जहाँ रहता है, तो जहाँ काउज ऑफ एक्शन हुआ तो उसके लिए अलग प्रावधान है। इमेबल प्रॉपर्टी के अलावे अगर दूसरा प्रॉपर्टी से संबंधित है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, एग्रीमेंट से संबंधित है, तो वो जहाँ डिफेंडेंट रहता है या वर्क फॉर गेन है या जहाँ काउज ऑफ एक्शन हुआ या पार्टली काउज ऑफ एक्शन हुआ, वो सब फिर देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ स्विंग के लिए देखना पड़ेगा। वो सब देख करके आप खुद डिसाइड कीजिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। आपका सवाल का जवाब यही है कि जो आप सेक्शन 916 में खोल रहे हैं वो गलत है। आप जाइए सेक्शन 19 में जाइए, सेक्शन 19 में लिखा हुआ है मूवेबल के लिए। तो आगे पीछे सब देखिए तो समझ में आएगा, मूवेबल के लिए सेक्शन 19 है, लेकिन वो प्लेस ऑफ स्विंग है मूवेबल के लिए। लेकिन होगा तो सिविल सूट सेक्शन 9 के अंतर्गत ही सिविल नेचर का जो सूट होगा।
ये विकास जी, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और पढ़िए। आप खाली लिखते हैं सर कृपया अच्छा से समझा कर बता दीजिए, इसके मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो अच्छा से तो हम बताते ही हैं, आप अगर समझ गए तो ठीक है, और उसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो भी अच्छी बात है, और रिस्पॉन्ड किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप इसको सुनते हैं, रेगुलर लेक्चर को सुनते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, ज्ञान वर्धन करते हैं, तो अपना ज्ञान का विसर्जन कीजिए और उसको भी बंटवारा कीजिए, ज्ञान को फैलाइए और लोगों को बताइए। जितना विद्या दान सबसे अच्छा दान है, ज्ञान का दान। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और कलीग को, प्रोफेशनल को जोड़िए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो सब लोग को लाभ मिलेगा। और वकीलों में ज़्यादातर कमी देखते हैं क्या, पहले हम लोग क्या करते थे, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, आगे पीछे हैं, थोड़ा कलीग भी है, तो कोई लीगल मैटर आया तो आपस में बैठ के हम लोग डिस्कस करते, और डिस्कस करके किताब रख करके सामने बेयर एक्ट पढ़िए और समझिए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर उस पर नहीं समझ में आता है तो सीनियर से पूछिए, उससे नहीं समझ में आता है तो उस पर रूलिंग खोजिए, लॉ जर्नल लीजिए और पढ़िए। तो ये सब आपके लिए हम हिदायत देते हैं विकास जी, तो आप अच्छा करेंगे। और सवाल पूछिए छोटा छोटा, और ऑर्नामेंटल नहीं पूछिए, हाइपोथेटिकल नहीं पूछिए, इमेजिनरी नहीं पूछिए, कोई ओरिएंटेड हो, फैक्ट्स ओरिएंटेड हो, कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, उस सब संबंधित में पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार में एक ही सवाल पूछिए, तो इससे बहुत समय लग जाता है और लोग का प्रश्न रुक जाता है। उसके बाद है प्रश्न सरोज एडवोकेट, मुजफ्फरपुर। ठीक, सरोज एडवोकेट मुजफ्फरपुर का प्रश्न है। इनका कहना है, अभी वर्तमान समय में हाई कोर्ट रूल एंड बिहार सिविल कोर्ट रूल दोनों को मिलाकर एक ही नाम कर दिया गया है ना। ई आंसर और क्वेश्चन दोनों एक ही प्रश्न में मिला हुआ है। देखिए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए वकील के हैसियत से। वकील के का सोच थोड़ा अलग होना चाहिए जनरल व्यक्ति से। तो हाई कोर्ट अलग इंस्टीट्यूशन है, और हाई कोर्ट पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, और लोअर कोर्ट उसके अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट का प्रोसीजर अलग है, यहाँ का काम करने का तरीका अलग है, हाई कोर्ट का काम करने का तरीका अलग है। तो एक ही रूल्स कैसे होगा, दोनों को मिला के एक ही कैसे कर देगा। गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, तो क्या सब एक ही है, चूंकि सब दूध दे रही है, नहीं दे एक है। तो ऐसा नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया का कोर्ट में बना हुआ है सबका। एक कोई अपलेट कोर्ट है, कोई रिविजनल कोर्ट है, और हाई कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट भी है, वो अपलेट कोर्ट भी है, रीजनल कोर्ट भी है। तो अलग अलग है। तो ये कंस्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के ऊपर भी हमारा लेक्चर है, उसको भी आप लोग सुनिए। आपको अगर ये सब इच्छा है तो पढ़िए और जानिए, और कुछ जनरल किताब पढ़िए, उससे संबंधित किताब पढ़िए तो जानकारी होगी, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगी। या जो प्रॉब्लम आवे तो सीनियर से पूछिए और समझिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हाई कोर्ट का रूल्स अलग है, सिविल कोर्ट का रूल्स अलग है, और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स अलग है। हर कोर्ट अपने अपने रूल्स से गाइड होता है। सिविल कोर्ट का रूल्स कैसे बना था ये आपको बता चुके हैं पिछला लेक्चर में, पहले भी बोले हैं। सिविल कोर्ट का रूल्स बना जब सिविल कोर्ट एक्ट बना। सिविल कोर्ट एक्ट बना तो सिविल कोर्ट एक्ट के बंगाल, आंध्रा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट जिसको कहते हैं, 1887 बना। उसके बाद सिविल कोर्ट रूल्स भी बना कि कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा। तो उस समय सिविल कोर्ट रूल्स कैसे बना, तो उस समय भी हाई कोर्ट था, क्योंकि हाई कोर्ट उससे पहले से बना हुआ था, 1887 से पहले था। और कलकत्ता से हाई कोर्ट था उस समय। तो हाई कोर्ट बना था, उसका अलग एक्ट था, चार्टर के अंतर्गत बना था। उसके लिए 1861 का एक्ट था, 1814 का एक्ट था, 1914 का एक्ट था। हाई कोर्ट का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, कई एक्ट बना, अमेंडमेंट होते गया, तो उसके हिसाब से बना था। तो हाई कोर्ट जो सिविल कोर्ट के वर्किंग के लिए, काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देता था, लेटर्स के फॉर्म में देता था लोअर कोर्ट को, यानी कि एक जिला का हेड है, डिस्ट्रिक्ट जज को लिखता था हाई कोर्ट लेटर के फॉर्म में। तो उसका धीरे 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 जो प्रैक्टिस आया, उसका नाम रखा गया
हाई कोर्ट जनरल रूल्स एंड सर्कुलर ऑर्डर्स, हाई कोर्ट जनरल रूल्स एंड सर्कुलर ऑर्डर्स, उसी को कंपाइल कर दिया गया। और कंपाइल करके शुरू में उसका नाम यही था, हाई कोर्ट जनरल रूल्स एंड सर्कुलर ऑर्डर। बाद में उसका नाम किया गया सिविल कोर्ट रूल्स। तो सिविल कोर्ट रूल्स को फिर बाद में किया गया नाम उसका चेंज, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, सिविल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। The civil court rules of the High Court of Judicature at पटना किताब के टाइटल पेज पर लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं कीजिए, क्योंकि सिविल कोर्ट रूल्स को फ्रेम करने वाला पेरेंट है जो हाई कोर्ट ही है। इसीलिए वो हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब हाई कोर्ट का अलग अलग नाम है। जैसे पटना हाई कोर्ट को सीधे पटना हाई कोर्ट नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। दिल्ली हाई कोर्ट को सीधे दिल्ली हाई कोर्ट लिखते हैं, झारखंड हाई कोर्ट को सीधे झारखंड हाई कोर्ट लिखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखते हैं। तो जिसका चार्टर जैसे बना, नोटिफिकेशन जैसे हुआ वैसे लिखा जाता है। तो चूंकि पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत अभी हमारा सभी सिविल कोर्ट है स्टेट भर में, इसलिए उसको बोलते हैं इन दी सिविल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। तो इसका मतलब हुआ पटना हाई कोर्ट के जुडिक्शन के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट फंक्शन कर रहा है उसके लिए वो रूल्स है। तो वो अलग है और उसकी किताब अलग है, और हाई कोर्ट रूल्स की किताब अलग है, उसका नाम है पटना हाई कोर्ट रूल्स। अगर आप वहाँ नहीं देखे हैं तो किताब लेकर के देख लीजिए, पटना हाई कोर्ट अलग है, जो प्रावधान वहाँ है वहाँ है ही नहीं, दोनों में अलग अलग प्रावधान है। इसलिए दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों का जुडिक्शन अलग अलग कुछ माने में है। जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल होता है, क्रिमिनल अपील या सिविल अपील होता है, तो अपील का जो प्रोसीजर है सिविल का सीपीसी में और क्रिमिनल का सीआरपीसी में, तो हाई कोर्ट में भी अपील होगा, सिविल अपील और क्रिमिनल अपील होगा, तो उसका प्रोसीजर हाई कोर्ट में मिलेगा आपको, हाई कोर्ट रूल्स में भी मिलेगा और सीआरपीसी सीपीसी में दोनों मिलेगा। तो दोनों मिला करके यहाँ देखा जाता है, हाई कोर्ट अपने सहूलियत के लिए कुछ और बना लिया, और हाई कोर्ट को सीपीसी और सीआरपीसी में भी पावर दिया हुआ है कि रूल फ्रेम करेगा, उसमें उसके हिसाब से वो रूल फ्रेम करता है। इसलिए इस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जो लिखे हैं अभी वर्तमान समय में हाई कोर्ट रूल एंड बिहार सिविल कोर्ट रूल्स दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है ना, ऐसा नहीं है। ये अगर आपका सोचना है तो एकदम गलत है, एकदम कंफ्यूजन है आपको, आप ठीक से न पढ़ें न समझें या न देखें। जिसका नाम सिविल कोर्ट रूल्स ऑफ दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना है। हाँ, तो इसीलिए बता दिए है वो सिविल कोर्ट रूल्स, सिविल कोर्ट रूल्स है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना इसलिए है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट उसका रूल है, और फ्रेम बाई हाई कोर्ट है, इससे ही पता चलता। और जो 4 वॉल्यूम में विभक्त है, 2 सिविल के लिए एवं 2 सिविल केस के क्रिमिनल केस के लिए ये रूल्स कहाँ मिलेगा। देखिए, आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि सिविल कोर्ट रूल्स का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सिविल और दूसरा पार्ट है क्रिमिनल, क्योंकि सिविल कोर्ट में ही सिविल केसेस भी होता है, क्रिमिनल केसेस भी होता है। इस पर भी पिछला लेक्चर में कोई प्रश्न किए थे, कोई वकील का ही प्रश्न, आप ही लोगों में से कोई मुजफ्फरपुर के ही लगता है किए थे, तो उस पर हम जवाब दे चुके हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर भी वहाँ वही है, सिविल कोर्ट का प्रोसीजर भी वहाँ पर प्रेस्क्राइब है, वो दोनों प्रेस्क्राइब चल रहा है। तो वो सिविल कोर्ट के रूल्स, मैंने जब सिविल केस होगा तो सिविल कोर्ट के रूल्स के हिसाब से उसको देखा जाएगा, क्या क्या सिविल कोर्ट रूल्स कहता है उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन सिविल कोर्ट रूल्स में जो सिविल पार्ट है, वॉल्यूम सिविल वॉल्यूम 1, तो उसका भी वॉल्यूम 2 है, उसमें सिर्फ फॉर्म है, उसमें और कोई रूल नहीं है। उसी तरह से क्रिमिनल पार्ट जो है उसका, यानी कि 2 पार्ट कह सकते हैं। पार्ट 1 में है सिविल, सिविल कोर्ट रूल्स पार्ट 1 मतलब सिविल, सिविल कोर्ट रूल्स पार्ट 2 मतलब क्रिमिनल। अब पार्ट 1 में भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, यानी कि वॉल्यूम 2 जो है वो फॉर्म्स है, क्रिमिनल वाला में भी पार्ट 2 में भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है।
तो वो फॉर्म्स है क्रिमिनल का। तो जो फॉर्म सीआरपीसी में नहीं है वो सिविल कोर्ट रूल्स क्रिमिनल के पार्ट 2 में मिलेगा वो फॉर्म। उसी तरह से जो सीपीसी में फॉर्म्स नहीं है, कुछ फॉर्म्स बना दिया गया, वो सब फॉर्म्स मिलेगा। वो मेनली प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, रजिस्टर, मेंटेनेंस वगैरह। आपको प्रैक्टिस के लिहाज से, वकील के लिहाज से आप बहुत जरूरी नहीं है, वो जजेस के लिए या ऑफिस के लिए, सेजदार के लिए या हेड क्लर्क के लिए या नाजिर के लिए वो सब जरूरी है देखना। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो किताब अवेलेबल है पटना में आकर के, लॉ बुक सेलर जो है प्रीतम लॉ हाउस से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। वो जनरली वॉल्यूम 2 जो होता है फॉर्म वाला, वो आउट ऑफ प्रिंट कभी कभी हो जाता है, उसको नहीं लोग छप पाता है क्योंकि उसका डिमांड नहीं है। अब बहुत से लोग जानते ही नहीं, उसको खोजते नहीं, इसी को समझ जाते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट रूल्स और सिविल कोर्ट रूल्स एक ही है। इसीलिए आप अगर जरूरी समझते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो कम से कम सिविल वाला एक वॉल्यूम और क्रिमिनल वाला एक वॉल्यूम, यानी सिविल कोर्ट रूल्स कंप्लीट रखिए, सिविल और क्रिमिनल दोनों का। तो आपको उससे जानकारी मिलेगी समय समय पर, जो जरूरत आपको होगा उससे आप पढ़िएगा, अपना समाधान कीजिएगा। तो ये आप लिखते हैं 4 वॉल्यूम में विभक्त है सिविल के लिए एवं 2 क्रिमिनल के लिए। ये रूल्स कहाँ मिलेगा? मुझे सिर्फ वॉल्यूम एक ही मिल रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में कोई किताब बेचने वाला नहीं है तो पटना हाई कोर्ट के कैंपस में प्रीतम लॉ हाउस है, वहाँ आ जाइए, मिलेगा। और बार काउंसिल भवन के नीचे बहुत सा बुक सेलर है, उसके यहाँ मिलेगा। नहीं तो मल्होत्रा का फ्रेजर रोड में है या मौर्य लोक में है दुकान मल्होत्रा का। अब मौर्य लोक के सामने हीरा प्लेस है, वहाँ भी बुक सेलर का दुकान है। लॉ बुक्स वाले जो है वो आपको दे देते हैं। आप मांगिएगा सिविल कोर्ट रूल्स हमको चाहिए, वॉल्यूम 1 सिविल का और वॉल्यूम 2 क्रिमिनल वाला, दोनों चाहिए। अगर दोनों का दो दो पार्ट है तो दोनों पार्ट चाहिए। अगर अवेलेबल रहेगा तो दे देगा, आकर के हम देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न है ये। अब ये सब हाइपोथेटिकल प्रश्न है और जनरल प्रश्न है, लेकिन बहुत कॉमन नॉलेज का प्रश्न है और ये जानना भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम आपका जवाब दे रहे हैं। पहले आपका प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। क्या एफिडेविट के लिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी निर्धारित है? देखिए, ये सब प्रश्न कैसे आता है, इसलिए कल्पना से आप सोचते होंगे कहीं शंका समाधान हो रहा है आपको, तो ठीक है, ये भी जिज्ञासा भी ठीक है वकीलों के लिए। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किस बात का, एफिडेविट क्या चीज़ है पहले ही समझिए। एफिडेविट को अगर आप समझते हैं तो उसके जुरिडिक्शन का कहाँ सवाल होता है। जुरिडिक्शन का तो सवाल होता है जब कोई काम करना हो, कोई एक्ट हो, केस हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना हो, तो वहाँ पर जुडिक्शन होगा कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्टर कराना है तो पटना में होगा कि गया में होगा कि दिल्ली में होगा, कहाँ होगा। सूट फाइल करना है, क्रिमिनल केस करना है तो कहाँ होगा, एफआईआर किस थाना में होगा कि उस थाना में होगा, कंप्लेंट केस कौन सीजीएम ही होगा, केस डीजीएम का होगा, ये सब सवाल होता है। तो एफिडेविट क्या है? एफिडेविट क्या है? एफिडेविट का सीधा मतलब है स्टेटमेंट ऑन ओथ। उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है? जो व्यक्ति जहाँ है, कोई अगर हम स्टेटमेंट ऑन ओथ देना चाहते हैं तो हम जहाँ हैं हम वहीं स्टेटमेंट ऑन दे सकते, यानी कि हम एफिडेविट कर सकते हैं। उसके लिए कोई जुरिडिक्शन नहीं है, दुनिया के किसी कोने में हम स्टेटमेंट ऑन ओथ दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑन ओथ दे सकते हैं, इसके लिए जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन कौन व्यक्ति मेरा ओथ लेगा और कौन कॉम्पिटेंट है, इसके लिए देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही जा करके कहीं पर अपना लिख करके और बोल देते हैं, ये शपथ पत्र बोल दिए किसी के सामने चौराहा पर खड़ा होके, तो मेरा एफिडेविट नहीं हो गया। या लिख दिए घर में बैठे हम अपना शपथ लिख दिए, तो ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है, लेकिन वो एफिडेविट के फॉर्म में नहीं है। एफिडेविट के फॉर्म में कब होगा? जब जो व्यक्ति को ओथ एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, उस व्यक्ति के सामने या उस पदाधिकारी के सामने हम शपथ पर बयान देंगे तब। उसके लिए आपको पहले बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में आप लोग ने पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। सेक्शन 139 सीपीसी में लिखा हुआ है कि कौन कौन व्यक्ति को ओथ रजिस्टर कराने का पावर है। उसी तरह सेक्शन 297 पुराना सीआरपीसी में लिखा हुआ है किस किस व्यक्ति को पावर है। तो ऑल मजिस्ट्रेट जितना होता है, ऑल कोर्ट सभी को ओथ रजिस्टर करने का पावर है। नोटरी एक्ट के अंदर नोटरी जो बाहर होता है उसको ओथ रजिस्टर करने का पावर है। और ओथ इंडियन ओथ एक्ट के अंतर्गत जो अफसर बाहर होता है
उसको ओथ कमिश्नर बोलते हैं। और उसी एक्ट के प्रावधान के तहत सिविल कोर्ट रूल्स में भी देखिएगा, रूल 26 और 27 देखिएगा। पिछला लेक्चर में रूल्स एक वकील साहब पटना के थे, उन्होंने पूछा था रूल 27 और रूल 26 में क्या अंतर है। तो अगर आप नहीं सुने हैं पिछला लेक्चर तो पिछला लेक्चर सुनिएगा। सिविल कोर्ट में एफिडेविट जो होता है, आप देखे होंगे वकील हैं तो जो सिरदार होता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, सब जज के यहाँ या मुंशी के यहाँ, सिरदार के यहाँ जो प्लेंट फाइल करते हैं या पिटिशन फाइल करते हैं एफिडेविट के साथ करते हैं, तो वो एफिडेविट जा के कोर्ट में कराते हैं और तब जाके कोर्ट में लेता है। और कहीं कहीं जिला में नोटरी का एफिडेविट लेता ही नहीं है, नहीं जानकारी के कारण, लेकिन बाद में जब जानकारी हुआ तो लेने लगा है। जैसे एक दो जिला में नहीं लेता था तो हमारे बताने के बाद फिर लोग लेने लगा। इसलिए अगर आपके यहाँ अगर कोई नोटरी वाला नहीं लेता है, सिविल कोर्ट का जज और या डिस्ट्रिक्ट जज या कोई सब जज या मुंशी या सीधार कोई ऑब्जेक्शन करता है पेशकार, तो आप कानून दिखा सकते हैं सेक्शन 139 CPC। तो उस पर पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी है, तो उसका डिवीजन बेंच जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का। तो वो नोटिस आपको अगर एफिडेविट करना है तो उस व्यक्ति के पास जाइएगा। जैसे आपको एफिडेविट कर सिंपल एक सिर्फ एक एफिडेविट करना है और कोर्ट में मामला से संबंधित नहीं है, जनरल कोई एफिडेविट करना है, कोई काम के लिए एफिडेविट करना है, तो किसी नोटरी के पास चले जाइएगा और जो शपथ पर आप बयान दीजिएगा तो वो नोटरी उस पर दस्तखत करेगा, वो इंडोर्समेंट करता है। हालांकि प्रैक्टिस में हो या ना हो, लेकिन लॉ में प्रिजम्पशन नहीं है। वस्तुतः तो उसको कहना चाहिए था, शपथ लेना चाहिए था नोटरी के सामने कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि, तो ऐसे ही आप लिखते हैं नोटरी में लिखते हैं आई सो एंड सो डू हियरबाय सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट, तो ये लिखते हैं ना अंग्रेजी में, या हिंदी में लिखते हैं मैं स्वेच्छा से ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ। तो ये पहले मुंह से बोलना है। जो पदाधिकारी है जिसको ओथ एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, जैसे नोटरी है या सिरदार है या जज है या मजिस्ट्रेट है, उसके सामने बोलना है। वो बोलेगा तो वो लिखेगा कि हमारे सामने इसने शपथ पर ही बयान दिया, वो दस्तखत कर देगा, तो उस शपथ पत्र बन गया। तो जब ओथ एडमिनिस्टर हो गया और रिटर्न फॉर्म में आ गया कोई पेपर पर, तो उस शपथ पत्र हो गया। तो एक हुआ शपथ पर बयान और एक हुआ शपथ करता, एक शपथ एडमिनिस्टर करने वाला जो ओथ कमिश्नर हुआ, वो हुआ व्यक्ति। तो जो बन गया तो उसको कहते हैं एफिडेविट। हुआ एफिडेविट आप कहीं दे सकते हैं। जैसे मान लिया आप एक पिटिशन फाइल करते हैं और उसके साथ शपथ देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये एफिडेविटेड पिटिशन है या दिस पिटिशन इज सपोर्टेड विथ एन एफिडेविट। तो इससे उसकी सत्यता को मान्यता मिलती है, कोर्ट को एफिडेविट के ऊपर रिलाई करने का ज़्यादा संभावना रहता है। और अगर कोई शपथ गलत करता है तो उसके लिए उसकी कानूनी प्रक्रिया में उसके खिलाफ फॉल्स एफिडेविट करने पर केस भी चल सकता है। आईपीसी में उसकी धारा है, आप जानते हैं, गिविंग फॉल्स एविडेंस जैसे है, फर्जरी का है 163 है, और जो भी है उसका प्रावधान है आईपीसी में, वो देखिएगा, वो सब है। तो इसीलिए शपथ का कोई जुडिक्शन नहीं होता है, कहीं भी आप शपथ कर सकते हैं। आप किस पर्पस के लिए कर सकते हैं ये अलग बात है। अब मान लीजिए कहीं कोई नाम लिखाने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है या कहीं कोई विभाग में नौकरी चाकरी के लिए ज़रूरत है, तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है पेपर में लिखा रहता है या जो जहाँ भी सूचना निर्गत होती है, वो जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है कहाँ से चाहिए किसका चाहिए एफिडेविट, तो उसी से करना चाहिए। किसी किसी में लिखा रहता है कि नोटरी का चाहिए, किसी में लिखा रहता है कि नहीं एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का चाहिए। तो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ भी एफिडेविट होता है। अब बहुत जगह एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोग नहीं करता है, कुछ जगह एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो जनरल नोटिस नहीं करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनरल एफिडेविट नहीं करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जाइएगा तो कोर्ट से संबंधित मैटर का ही एफिडेविट हो सकता है। और वो एफिडेविट कब होगा, जब किसी केस में जरूरत पड़ेगा तब होगा, केस से संबंधित होगा तब होगा, जनरल एफिडेविट नहीं होगा। तो जनरल एफिडेविट के लिए या तो आप एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए या आप उसके लिए जाइए नोटरी पब्लिक के यहाँ जाइए, आप जनरल एफिडेविट करा दीजिए। तो वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ करा सकते हैं और वो एफिडेविट कहीं भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिरदार को जो पावर दिया हुआ है सिविल कोर्ट रूल्स के हिसाब से 26 और 27 जो है वो अलग अलग है।
26 में है सिजदार का पावर है, वो कमिश्नर है, उसको हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है ओथ कमिश्नर। तो जैसी सिजदार बहाल होता है उसको बोलते हैं 100%, उसको ऑटोमेटिक ओथ कमिश्नर मान लिया जाता है, उसको ओथ एडमिनिस्टर करने का पावर है। तो उसको बाहरी एफिडेविट के लिए प्राइवेट कोई एफिडेविट कराना चाहता है, उसको भी अधिकार नहीं, उसको जो अधिकार दिया गया है कोर्ट में जो पिटिशन या प्लेंट या जो प्लीडिंग फाइल होगा उसका वो एफिडेविट करेगा। उसी तरह से रूल 27 सिविल कोर्ट रूल्स में जो दिया हुआ है, नाजिर को भी ओथ कमिश्नर का पावर दिया गया है। तो नाजिर के सामने ओथ कमिश्नर का एक्शन कब नाजिर करेगा, कौन ओथ करेगा नाजिर के सामने? जो प्यून होता है, प्रोसेस सर्वर प्यून, जो नोटिस चलवाना ले करके, सम्मन मुसन्ना ले करके पार्टी के ऊपर शामिल करने के लिए उसके घर पर जाता है, जिसको कि प्रोसेस सर्वर प्यून कहते हैं। वो तामिला के परमान में सीपीसी में जो प्रावधान है उसको शपथ देना पड़ता है। तो वो शपथ जो करेगा, जाके शपथ पर बयान देगा कि हम अमुक तारीख को अमुक कोर्ट से जो नोटिस मिला था या सम्मन मिला था उसको लेकर अमुक व्यक्ति के गांव पर अमुक तारीख को इतना बजे गए, उनसे मुलाकात हुआ, उनको मैंने सम्मन मुसन्ना दिया, वो पढ़कर सम्मन मुसन्ना ले लिया और अपना दस्तखत बना दिए, और ये वो लिख करके वो रिपोर्ट देगा। तो वो रिपोर्ट के पीछे वो दस्तखत करेगा और साथ साथ वो अपना शपथ भी देगा, फॉर्म में बना हुआ है, सम्मन का फॉर्म सीपीसी में जो है वो देखिएगा, ऑर्डर 5 में जो सम्मन जाता है उसमें फॉर्म बना हुआ है। तो उसका जो शपथ वो करेगा चपरासी, प्रोसेस सर्वर प्यून, वो जाके करेगा नाजिर के सामने, नाजिर उसके लिए ओथ कमिश्नर है, उसका प्रावधान है रूल 27 सिविल कोर्ट रूल्स में। तो वो उसका ओथ कमिश्नर हो गया। इसलिए अलग अलग मैटर में अलग अलग एफिडेविट का अहमियत है और अलग अलग का। तो इसको टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं कहते, इसका हुआ स्पेशली इम्पावर्ड पर्सन टू एडमिनिस्टर ओथ, किसको एडमिनिस्टर ओथ करने का पावर मिला है और किस संदर्भ में मिला है, किस कंटेक्स्ट में मिला। जैसे नाजिर को पावर है तो नाजिर के यहाँ सिवा चपरासी के कोई दूसरा व्यक्ति जाके उसके यहाँ शपथ पर बयान नहीं दे सकता, न दूसरे व्यक्ति को शपथ पर बयान दिला सकता है। इवन सिजदार भी उसको चपरासी को शपथ नहीं दिला सकता है, वो सिर्फ नाजिर ही दिला देगा। अब आगे लिखते हैं, जैसे शिवहर का छात्र मुजफ्फरपुर कॉलेज में नामांकित है, उससे उसी कॉलेज में एक एफिडेविट देना है, तो वह छात्र अपने होम जिला अर्थात शिवहर से ही बना सकता है। हाँ, जरूर बना सकता है, या मुजफ्फरपुर में भी बना सकता है, मुद्दोहना भी बना सकता है, या बिहार के अंतर्गत ही किसी नोटरी अधिकारी से, या बिहार के बाहर अन्य राज्य से भी हाँ बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। अगर कॉलेज का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कहाँ से चाहिए, किसका एफिडेविट चाहिए, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, सब वैलिड है। सब वैलिड है। अगर आप बाहर में बना रहे हैं, माने बिहार राज्य से बाहर में रह रहे हैं, तो आप वहीं से बना करके एफिडेविट आप भेज सकते हैं। तो आप लोकल एड्रेस वहाँ का दे दीजिए, जिसमें एड्रेस डिटेल देना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए शिवहर में रहते हैं, शिवहर घर है और मुजफ्फरपुर में आप पढ़ते हैं या मुजफ्फरपुर में अप्लाई करते हैं या वहाँ रहते हैं, आप चले गए इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद जा कर के वहाँ के कोई नोटरी से बना लिए, तो इलाहाबाद नोटरी का जो नोटेरियल फंक्शन है उसका सब नोटरी का अलग उसका प्रावधान है, उसका जुडिक्शन नोटरी का बना हुआ है। नोटरी का जुडिक्शन क्या बना हुआ है? नोटरी जो बहाल होता है वो राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार के द्वारा जो नोटरी है उसको राज्य के अंतर्गत ही सारा काम करने का अधिकार है, राज्य के बाहर का वो काम नहीं करेगा। जो भारत सरकार का नोटरी है वो राज्य के बाहर का करेगा। तो ये क्वेश्चन नोटरी के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये बिहार का व्यक्ति है और वो इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद में जो नोटरी है, इलाहाबाद यूपी सरकार के द्वारा वो बहाल किया नोटरी है, उसको ओथ एडमिनिस्टर करा देता है, तो वो ओथ गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इलाहाबाद का रहने वाला है नहीं, और उसके पास पहुंचा कैसे,
और उसका पहचान किसने किया, ये सब एक प्रॉब्लम हो सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है। और लोकल एड्रेस उसको दिया हुआ नहीं है, अगर लोकल एड्रेस दे देता है तो उसको जुडिक्शन हो जाता है। अगर लोकल एड्रेस नहीं दिया हुआ है, बिहार का ही एड्रेस है, और जा कर के वहाँ करता है, इलाहाबाद में करता है, तो इसका मतलब है कि वो यूपी का जो नोटरी है वो बिहार में आकर के ओथ एडमिनिस्टर किया, शिवहर में या मुजफ्फरपुर में आकर जो उसको अधिकार नहीं है बाहर जाने का। सिर्फ भारत सरकार का नोटरी है वो ऐसा कर सकता है। वो कैंप कहीं भी कर सकता है, रजिस्टर लेके कहीं भी जा सकता है। नोटरी कोई स्पेशल अधिकार है। भारत सरकार का नोटरी भारत के किसी कोने में जा सकता है। बिहार सरकार का नोटरी किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के पास जा करके भी एफिडेविट कर सकता है, या राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आके उसके पास नोटरी एफिडेविट करा सकता है। तो ये आप समझ गए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। तो इस पर आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे समझ से आपको ये मैटर क्लियर हो गया होगा। क्या एफिडेविट के लिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी निर्धारित है? तो नहीं है, जैसा कि आपने बता दिया। जैसा शिवहर का छात्र मुजफ्फरपुर कॉलेज में नामांकित है और उसी कॉलेज में एक एफिडेविट देना है, तो वह छात्र अपने होम जिला अर्थात शिवहर से ही बना सकता है, या मुजफ्फरपुर से ही बनवा सकता है, या बिहार के अंतर्गत ही किसी नोटरी अधिकारी से यहाँ तक सही बना सकता है, या बिहार के बाहर अन्य राज्य से भी। सर, अब बिहार के बाहर अन्य राज्य से तो मगर लग जाता है, अगर वहाँ पर लोकल एड्रेस है तो वहाँ के नोटरी को जुडिक्शन हो जाता है। अगर उसका लोकल एड्रेस वहाँ नहीं है तो नोटरी को जुडिक्शन नहीं होता। इससे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एफिडेविट पर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में रह रहा है या शिवहर में रह रहा है और एड्रेस लोकल वहाँ दिया है, तो शिवहर में ही उसने एफिडेविट किया, जबकि इलाहाबाद का कोई एड्रेस उसका नहीं है। तो इलाहाबाद में कैसे चला जाएगा नोटरी के लिए? फिर उसको जो लिखा हुआ है शपथ पत्र में उसके अलग से कैसे माना जाएगा कि वहाँ इलाहाबाद गया था, वहाँ नोट ऑफिस वो साइड, तो डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो नोटरी के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से होता है। शपथकर्ता के लिए कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है कि हम कहाँ जाके एफिडेविट करें, हम कहीं भी एफिडेविट कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी हमको शपथ दिलाएगा, ओथ एडमिनिस्टर करेगा, वो हमको शपथ दिला सकता है, कम्पिटेंट है, वो कहीं के आदमी को दिला सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि कहाँ पर वो दिलाए, उसका प्लेस ऑफ वर्किंग जो है वो डिफाइंड है, उसके हिसाब से वहाँ पर उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आ जाता है, ना कि एफिडेविट के लिए उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इस सेंस में नहीं है। उसका जो जुरिडिक्शन है नोटोरियल फंक्शन के लिए, नोटरी कहाँ तक फंक्शन करेगा, उसका क्या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उसका लिमिटेशन है, उसमें डाउट नहीं हो, इसलिए वो रिफ्यूज भी कर सकता है। और अगर उस पर विवाद खड़ा हो तो उसको अमान्य भी किया जा सकता है। इसलिए वो बाहर का समझ लीजिए, उसका सीधा आंसर समझ लिए कि नहीं कर। तो मेरे खिलाफ नाम लिखे कृपया स्पष्ट कर दीजिए प्लीज सर। तो इससे ज़्यादा तो स्पष्ट और कुछ नहीं होगा। हम समझते हैं कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा सरोज जी। अब आगे कहते हैं, अगला प्रश्न है एफिडेविट का वैलिडिटी कितना माह या कितना वर्ष होता है? ये कहाँ से सब आपके दिमाग में गया? एफिडेविट का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ये एक बयान है। एक बार शपथ पर बयान दे दिया तो मरता नहीं है। लिखतन के आगे बखतन क्या खा, आदमी मर जाएगा लेकिन उसका शपथ पर बयान रहेगा ही। तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है और कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं। अब आगे लिखते हैं सेल डीड गिफ्ट डीड आदि में जो दो अटेस्टिंग विटनेस का होना आवश्यक होता है, उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए एवं उसके न्यूनतम आयु से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस कानून में की गई है? देखिए, ये सब सवाल जो आप पूछते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आए इसका मतलब लगता है कि कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ है या बेसिक कंसेप्ट नहीं है। कोई भी लीगल एक्ट, अटेस्ट डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना एक लीगल एक्ट है। तो लीगल एक्ट कौन व्यक्ति कर सकता है? जो कॉम्पिटेंट हो। तो कॉम्पिटेंट व्यक्ति कौन होता है? जो एडल्ट हो यानी कि मेजर हो, और वो सेन व्यक्ति हो जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो, और
इंसेन या अनसाउंड माइंड का नहीं हो और माइनर नहीं हो, उसको इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं। तो वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है कि कुछ नहीं कर सकता है, माइनर ही इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी तरह से अब सवाल है कि मेजर किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं। तो उसके लिए भी है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया तो उसको मेजर मानते हैं। तब मेजर मानते हैं तो कानून में माना जाता है कि जो मेजर व्यक्ति है, बालिग व्यक्ति है, वो सब काम कर सकता है, तो कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है, कर सकता है। तो इसलिए उसी सिद्धांत के अनुसार से कोई डॉक्यूमेंट पर गवाही बनाता है। अटेस्टिंग विटनेस का मतलब क्या होता है? अटेस्ट करने का मतलब होता है कि एक्सक्यूशन को उसने प्रमाणित किया है। जैसे ए ने बी को जमीन बेचा, तो ए एक्सक्यूटेड ए सेल डीड, इसको वो प्रमाणित करता है, जो दस्तखत बनाता है गवाह के अटेस्टिंग कि हाँ ए ने बी को सेल डीड किया था और उसको एक्सक्यूट किया था, निष्पादन किया था, मेरे सामने किया था, यह हम जानते हैं, इसलिए वो अटेस्ट कर रहा है। तो अटेस्टेशन का लीगल वैल्यू, तो कानून में अटेस्टेशन कहाँ है डिफाइन? सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अटेस्टेशन डिफाइन है। अटेस्टेशन डिफाइन है। तो अटेस्टेशन का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट पर अटेस्टिंग विटनेस दस्तखत कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एक्सक्यूट किया हुआ उसी व्यक्ति का है जिसका नाम उसमें है। जैसे ए का नाम है, ए ने बी के फेवर में डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए सी है जो अटेस्टिंग विटनेस के रूप में दस्तखत किया है। अब जहाँ तक आप सेल और गिफ्ट को एक साथ किए हैं, सेल डीड में भी लोग गवाही बना लेते हैं टेस्टिंग विटनेस का, लेकिन कानून में उसकी आवश्यकता नहीं। बना लेने से कोई गलती नहीं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होता है, उसी तरह से कुछ डॉक्यूमेंट कंपलसरी अटेस्टेबल होता है। उसमें विल है, गिफ्ट है, ये सब है, एक्सचेंज डीड है, ये सब में अटेस्टेशन जरूरी होता है। तो ये आपका जवाब है कि अटेस्टिंग विटनेस का बालिग होना जरूरी है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष आयु होना जरूरी है। अगर 18 वर्ष नहीं होगा तो उसके अटेस्टेशन का जो लीगल वैल्यू है वो कमजोर हो जाएगा या डाउटफुल हो जाएगा। अब नाबालिग व्यक्ति है, इसका माना जाता है कि प्रीजम्पशन है कि उसको अपनी जानकारी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, लीगल अफेयर्स की समझ नहीं है, उसको धोखा दे करके, ठग करके, बहला फुसला करके कोई दस्तखत करा लिया, ये हो सकता है। तो माइनर के ऊपर तो आपका बहुत लीडिंग केस है, जो सब लोग शुरू से आज तक हम लोग भी पढ़े हैं और अभी भी लोग पढ़ते हैं। मोहरी बीवी भरतर धर्मदास को कलकत्ता वाला केस है। तो माइनर से वो सेल डीड दिखा दिया था, करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो सब खत्म हो गया। तो वो माइनर का कोई एक्शन जो है वो नल एंड वॉइड होता है। माइनर का एक्शन वो बाइंडिंग नहीं होता है और वो किसी के विरुद्ध इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ना माइनर के विरुद्ध और ना और अदर बेनिफिशियरी के विरुद्ध। अभी भी आपका सवाल हो गया। न्यूनतम आयु से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस कानून में की गई? तो बता ही दिए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट में 18 साल में बालिग होता है, ये कानून है। ये सरोज कुमार लिखते हैं न्यू अधिवक्ता मुजफ्फरपुर से। सर कृपया बता दीजिए प्लीज सर। ठीक। अब एक है वकील साहब त्रिभुवन तिवारी एडवोकेट सारण से। इनका कुछ लंबा चौड़ा व्हाट्सएप पर चैटिंग है, तो उससे थोड़ा सा लगता है कि उनको डाउट है, इसलिए हम उसको आज क्लियर कर रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप पर हमने जवाब दे ही दिया है तिवारी जी, और जो उनका व्हाट्सएप पर स्टेटस है फोटो, उससे लगता है कि एक्सपीरियंस वकील हैं, पुराने वकील हैं और जानकार आदमी हैं। इसीलिए हम स्पेशली उनका प्रश्न को पूरा व्हाट्सएप पर जो चैटिंग उनके साथ मेरा हुआ है उसको पढ़ करके और फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरा प्रश्न है, मेरे दादा के नाम से एक खाता है जिसमें बकास 20,000 दर्ज है। हमने लगान निर्धारण के लिए डीसीएलआर को आवेदन दिया है। अब कह रहे हैं कि मालिक का रिटर्न और कंपनसेशन कंपनसेशन संख्या दीजिए। रिटर्न तो मालिक उसी जमीन का दिया जिस पर लगान लगता था। ये तो बेलगानी ब्रीथ जमीन है,
तो अब क्या करना चाहिए? त्रिभुवन तिवारी, अधिवक्ता, सारण, बिहार। देखिए वो ठीक है, वो DCLR का कहना है कि अगर कोई वकास जमीन है तो वकास जमीन है तो वकास का क्या क्राइटेरिया है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जब वेस्टिंग हुआ तो वकास जमीन भी वेस्ट कर गया सरकार में। अगर उसका अपवाद है, अगर जो वकासदार है, जो जमींदार है, खुद जोत, वकास का मतलब है जमींदार के निज जोत में जो था काश, तो वो खेती की जमीन थी। वकास जैसी बोलते हैं तो वो खेती की जमीन थी। तो खेती की जमीन अगर जमींदार के कब्जा में ही था, वेस्टिंग के दिन जमींदार ही उसके कब्जा में था, तो उस सरकार में वेस्ट नहीं किया, वो रह गया जमींदार का ही। लेकिन वो माना जाएगा कि जमींदार उसका रैयत है और सरकार ने उसको सेटल कर दिया। तो जब रैयत हो गया और सेटल कर दिया है तो वो जमींदार का कैरेक्टर बदल गया एज ए रैयत, तो उसको सरकार को कुछ लगान देना होगा। और सरकार को लगान देने के लिए लगान निर्धारण करना होगा। तो लगान निर्धारण के लिए या दो तरीका है, या तो वेस्टिंग रिटर्न दिया गया हो। अगर वेस्टिंग रिटर्न नहीं दिया गया हो तो फॉर्म के में एप्लीकेशन दिया गया हो, और फॉर्म एल में नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद फॉर्म एम में रेंट फिक्सेशन केस में लास्ट में रेंट रोल बनता है, और तब जाके जमाबंदी कायम हो जाता है और रसीद कटती है, वो जमीन रहती हो जाती है। अगर ये प्रक्रिया उस समय नहीं अपनाई गई है तो आज भी अपनाई जा सकती है। तो आपने प्रॉपर फॉर्म दिया है कि नहीं दिया है? और जहाँ तक सवाल है कि वेस्टिंग रिटर्न का सवाल है, तो वेस्टिंग रिटर्न आपको इसका जवाब हम आगे दिए हैं, आगे पढ़ लेते हैं तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। यह संकल्प संख्या 925 11/11/14 एवं भूमि सुधार अधिनियम के 7G पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हाईकोर्ट में रिट फाइल हो सकता है? तो आपने क्या क्या पिटीशन दिया, किस धारा में दिया, ये तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमने जवाब दिया है। यस, रिट कैन बी फाइल, सेंड फोटो कॉपी ऑफ खतियान कंटेनिंग द रेलिवेंट एंट्री, व्हाट वाज प्रोफेशन ऑफ बिजदार एंड हिज नेम। ये हम डिटेल मांगे थे तो उन्होंने भेजा। शिवधारी तिवारी पंडित थे, जमींदार के यहाँ पूजा पाठ एवं यज्ञ इत्यादि किया करते थे। उन्होंने जवाब दिया, तब हमने लिखा उनको, he was himself zamindar as birdar, he should have filed return and or rent fixation case in form K. If it would have been done, then find out form M or order of rent fixation. If not available, then file application for rent fixation if land is under cultivation. Otherwise, or ground rent, then come to my office for writ। देखिए ये वकील साहब आप तो खुद समझ गए होंगे, तिवारी जवाब हम क्लियर लिख दिए हैं। अब फिर आगे आप लिखते हैं, लैंड आवासीय है, कुछ प्लॉट किसी का है, जमीन नगर पंचायत में है। फिर हम लिखते हैं डियर सर, और फिर लिखते हैं डियर सर प्लीज, यदि हम हिमसेल्फ जमींदार हैं तो घर वाले प्लॉट का लगान भूमि सुधार अधिनियम 1950 के 5 के तहत नहीं लगेगा। ये भी सही आपका कहना, नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप क्यों दिए थे? जब जानते थे तो आप लगान निर्धारण के लिए एप्लीकेशन दिए थे, तो अलग किए थे कि नहीं किए थे, ये नहीं पता चलता है। तो देखिए अब आपका प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, और तिवारी जी अब ध्यान से सुनिए। अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का प्रावधान का सब जानकारी है ही है तो ठीक ही है, और नहीं तो मेरा एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के ऊपर 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, वो पूरा लेक्चर सुन लीजिए। और रेंट फिक्सेशन ऑफ फॉर्म एम आई सब पर भी लेक्चर है, कई लेक्चर है। बकास के ऊपर करीब 7 या 10 लेक्चर है, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये देखना होगा, इसलिए हम बता दिए थे कि पहले आप समझ रहे थे कि जमींदार ने दिया है,
तो जैसे ही लिख दिया बकास्त बीजदार, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो किस डॉक्यूमेंट से दिया गया है, जो ग्रांट है, बीजदार का मतलब हुआ वो सर्विस ग्रांट उसको बोलते हैं। 181 181 BT एक्ट के तहत ग्रांट दिया जाता है। तो बीजदार जनरली पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण है उनको दिया जाता है। तो वो बीजदार आपको जो जिस तौजी में वो जमीन था, वो तौजी में जो उनका राइट था, प्रोप्राइटरी राइट जमींदार उसने भी दे दिया और आपको जमीन भी दे दिया। ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, तब बकास्त बीजदार होगा अगर खतियान में लिखा है। लेकिन अगर पहले से वो बकास्त ही था और बकास्त सिर्फ जमीन दिया, कैसे दिया, भरबरी दिया, ये रिटन डॉक्यूमेंट दिया, उस हिसाब से केस बनाना पड़ेगा। तो बकास तो लिखना वो था, बकास भूतपूर्व बकास जमीन था, तो आपको दिया जमींदार ने, तो जमींदार ने दिया, रेंट फ्री कर दिया, तो दोनों तरह का जमीन हो गया, खेती का जमीन हो गया और जो जमीन हो गया आवासीय वगैरह जो भी हो, गैर खेती का जमीन हो गया, दोनों रेंट फ्री हो गया। तो आपको केस मेकआउट करना पड़ेगा कि जैसा आप एंट्री बता रहे हैं उसके हिसाब से और जो आप डॉक्यूमेंट भेजे थे खतियान के हिसाब से हमने आपको जवाब दिया था, उससे लगता है कि वो प्रोप्राइटरी राइट भी आप ही के पास आ गया और बकास जमीन भी आप ही के पास आ गया, लैंड एलोंग विथ प्रोप्राइटरी राइट। इसलिए वो बीजदार होते हुए भी आप उसके बकास भी रह गया, वो बकास बीजदार इसीलिए रह गया क्योंकि आपको प्रोप्राइटरी राइट हो गया, तो आप तो किसी से लगान लेते नहीं थे। हाँ, उस तौजी में और दूसरा जो जमीन था, वो जमीन कोई आपके अंतर्गत कोई दूसरा रैयत था कि नहीं था, ऐसा हो सकता है कि दूसरा रैयत हो उससे आप लगान लेते हो, तो आपको रिटर्न देना चाहिए था। अगर आपने खुद रिटर्न नहीं दिया है और आपने कोई कंपनसेशन नहीं लिया है, तो अब ये सब बात को एक्सप्लेन करते हुए आप पिटिशन दे सकते हैं। आज भी आप पिटिशन दे सकते हैं रेंट फिक्सेशन। अब क्वेश्चन ही रहा, अगर खेती की ज़मीन है तो रेंट फिक्सेशन हो जाएगा, अगर मकान की ज़मीन है तो मकान का रेंट फिक्सेशन नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर उसका भी कराना चाहते हैं तो हमारा ऑप्शन है, हम करा सकते हैं कि उसको ग्राउंड रेंट फिक्स कर दिया जाए। खेती के रेंट से उसका अलग होता है ग्राउंड रेंट, जिसको मिसलेनियस के मुतरफा बोलते हैं, वो भी प्रावधान है, उस समय होता था, लैंड रिफॉर्म्स रूल्स के अंतर्गत प्रावधान। तो अगर आपका अभी भी कब्जा है और जोत आबाद कर रहे हैं तो कृषि भूमि का इसी आधार पर आप लगान निर्धारण का फ्रेश केस कर सकते हैं। और अगर नहीं करता है या ऑर्डर पास कर दिया है, गलत ऑर्डर कर दिया है, रिजेक्ट ऑर्डर कर दिया है, तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यही आपका जवाब है। धन्यवाद। अब और बहुत सारा प्रश्न रह गया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और कुछ क्लाइंट्स लोग वेट कर रहे हैं, तो अगला अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाकी प्रश्न का जवाब अगले लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।